अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम स्ट्रिंग 2025 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस जिस टॉपिक को हम कहते हैं उसका ये सवाल है। और प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें समझेंगे, चीज़ें बेहतर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट वाइज बजट प्रिपेयर्ड बाय एम्पायर इंडस्ट्रीज ईआईएल लिमिटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। अच्छा देखिए, अगर मैं रिक्वायरमेंट को देखूँ ना तो रिक्वायरमेंट हमारे पास है, कंप्यूट दी टोटल सेल्स अमाउंट एट विच ईआईएल इज एक्सपेक्टेड टू ब्रेक इवन, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू निकालना है। यानी कि फिक्स कॉस्ट को सीएस रेशियो से डिवाइड करना होगा, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। अलॉन्ग विद दी प्रोडक्ट वाइज सेल्स क्वांटिटी, और फिर हमें ये बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी क्या होगी, और प्रोडक्ट वाइज भी बताना है, यानी कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। साथ में इस चीज का ख्याल रखिएगा कि 9 मार्क्स का सवाल है। 1.8 मिनट्स के हिसाब से ये 9 मार्क्स का सवाल तकरीबन 16 मिनट में हो जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं आपको ये सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे 30 या 40 मिनट लग जाए, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते तो 16 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए थे। ठीक है जी। आते सवाल पर। दो प्रोडक्ट्स हैं, एक्स और वाई। सेल्स प्रोडक्शन वॉल्यूम या यूनिट्स 1,20,000 और 1,60,000, ये जो इनके यूनिट्स बजटेड है। बजटेड का मतलब ये होता है कि अगले साल कंपनी ने ये सोचा हुआ है इतने इतने यूनिट्स बेचेंगे और ये सब होगा। सेल्स प्राइस दी हुई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मटेरियल है, मटेरियल की कॉस्ट अनलेस कुछ भी लिखा हुआ हो जनरली वेरिएबल होती है। लेबर की कॉस्ट लिखी हुई है, जनरली वेरिएबल होती है अनलेस कुछ लिखा हुआ हो। फैक्ट्री के ओवरहेड्स में 60% वेरिएबल है और अमाउंट्स लिखे हुए हैं। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो फैक्ट्री के ओवरहेड्स है ना, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ, तो जो चीज़ यहाँ देखो वहां पर थोड़ी सी उसकी वर्किंग करना, एग्जाम में थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना सीखा करो। तो मैं ऐसे ही इधर सोच लेता हूँ कि ये जो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट एक्स का 60 है, इस 60 का 60% लूंगा तो वेरिएबल आएगा, और 60 का 40% लूंगा तो फिक्स्ड आएगा। ये जो प्रोडक्ट वाई का 60 है, इसका 60% लूंगा तो वेरिएबल आएगा, और 40% लूंगा तो फिक्स्ड आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट दिया हुआ है। ये कैसे आया होगा, सेल्स रेवेन्यू में से आपने 360 को माइनस किया, 500 में से तो 140 बचा, 400 में से 330 माइनस किया तो 70 बचा। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, sales is made through a national distributor who charges a commission of say 5% on sales। यानी कि हम जिसके थ्रू सेल करते हैं, हम जिसके थ्रू चीजें बेचते हैं, वो बंदा जो है वो हमसे कमीशन चार्ज करता है। ठीक है जी, वो बंदा हमसे कमीशन चार्ज करता है, और कमीशन कितना होता है, सेल्स की वैल्यू का 5%। सर क्या ऊपर वाली फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट में ये शामिल होगा? ये सेल्स कमीशन है, और अगर ये सेल्स कमीशन है तो ये एक सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आना चाहिए। लिहाजा मुझे लगता है अभी तक कि ये ऊपर वाली वैल्यू में शामिल नहीं है। अच्छा, होगा कितना है एक्स के लिए? 500 का 5% पर यूनिट, वाई के लिए 400 का 5% पर यूनिट। इससे क्योंकि जो बंदा जिसके थ्रू हम चीजें बेचते हैं वो हमसे इतना कमीशन चार्ज करता है। In addition, an amount of 800,000 per month is paid to the distributors a rent for the warehouse used to store the goods। इसके अलावा मैं 8 लाख रुपए का माहाना किराया भी देता हूँ। ये लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ लिंक नहीं है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, रेंट की कॉस्ट है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन की कॉस्ट है, इसलिए ऊपर शामिल भी नहीं है। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द वेयर हाउस इज बॉर्न बाई EIL। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो EIL पे करता है, एंड इज एस्टिमेटेड ₹10 पर यूनिट, और ये 10 रुपए पर यूनिट की वैल्यू है। ऑल अदर सेलिंग कॉस्ट आर बॉर्न बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा देखें, ये याद रखिएगा कि आपने जब यहां पर पढ़ा ना कि ये सवाल ब्रेक इवन का है, तो अब आपने हर एक्सपेंस के बारे में ये सोचना है कि क्या ये फिक्स्ड है, क्या ये वेरिएबल है। ठीक है, इस तरह से आप अपना दिमाग जो है ना उसको ट्रेन करेंगे। आप अपने दिमाग से हर लम्हा ये पूछ रहे होंगे कि क्या कोई खर्चा फिक्स्ड है या वेरिएबल है, क्योंकि इसी का मेन काम होगा इस सवाल में। तो बहरहाल हमारे पास ये जो डिलीवरी एक्सपेंस है ना, ये एक वेरिएबल वैल्यू है, ये रेंट है, ये फिक्स नजर आ रहा है। ये जो है ये वेरिएबल है, क्योंकि जितने ज्यादा यूनिट्स बिकेंगे उतना कमीशन भी ज्यादा होगा। Skilled labor is used for the production of X and is paid a fixed monthly salary regardless of the production level।
एक्स के लिए मैंने जो लेबर हायर किया ना वो एक फिक्स कॉस्ट वाला लेबर है। मिसाल के तौर पे लेबर को मैं महीने के 25,000 देता हूँ। अब उसने 100 यूनिट बनाए, 1000 बनाए, 2000 बनाए, 10,000 बनाए, 1 लाख बनाए, मेरा कंसर्न नहीं है। However, labor or product Y is semi-skilled and is paid based on production levels। लेकिन जो Y है उसका जो लेबर है ना, उसको मैं जितने वो यूनिट्स बनाता है उस हिसाब से पैसे देता हूँ। लेबर फॉर प्रोडक्ट्स X एंड Y आर पेड एट ₹250 एंड 200 पर आवर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए बच्चे फजूल में कंफ्यूज हो जाते हैं। सर यहाँ 250 लिखा हुआ है, उसके नंबर ऑफ आवर्स नहीं लिखे हुए, इसके 200 लिखा हुआ है पर आवर, उसके नंबर ऑफ आवर्स नहीं लिखे हुए, कितने घंटे में बनेगा। आपको कुछ करना है इसका, आप सवाल पर ध्यान दें। सवाल पर ध्यान देने का मतलब ये है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रेक इवन ढूंढना। ब्रेक इवन ढूंढने के लिए क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। तो आप इसको वेरिएबल या फिक्स में अगर लेबर की कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं ना, फिर आगे जो भी हो, ठीक है ना, आपने बस इतना करना है। खैर हम देखेंगे कि लेबर की कॉस्ट को क्या करना है। उसके बाद आपके पास टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 600,000 पर मंथ, ये कोई और खर्चा है। सेल्स रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंजेस इन टोटल सेल्स वॉल्यूम। सेल्स का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। सेल्स का रेशियो सेम होने का मतलब ये है कि 120:160 या 12:16, या और सिंप्लीफाई अगर करें 12:16 को तो 3:4 का रेशियो रहेगा। 3:4, यानी कि अगर 7 चीजें बिकेंगी तो 3 चीजें एक्स की होंगी, 4 चीजें वाई की होंगी। ठीक है ना, अगर 6 चीजें बिकेंगी, अगर 14 चीजें बिकेंगी तो 6 चीजें एक्स की बिक रही होंगी और बाकी 8 चीजें वाई की बिक रही होंगी। तो 120:160 का रेशियो है, या 12:16 का रेशियो है, या 3:4 का रेशियो है, इस तरह से कहानी चल रही है। अब जब हमने ये देखा कि रिक्वायरमेंट क्या है तो हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पर एक वर्किंग करना शुरू करते हैं जिसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट की वर्किंग। फिक्स कॉस्ट ढूंढनी होगी ना, बिल्कुल सर, फिक्स कॉस्ट ढूंढनी होगी। फिक्स कॉस्ट को आप वर्किंग नंबर 1 भी कह सकते हैं। और इसमें जो जो फिक्स कॉस्ट आपको समझ में आए ना, आप लिखना शुरू करें। क्या फिक्स कॉस्ट हो सकती है। देखिए एक तो बड़ी सामने से फिक्स कॉस्ट थी, ये 8 लाख रुपए का रेंट। अच्छा मुझे पर एनम काम करना है। मुझे जो है वो ये पूरे साल की चीजें दी हुई है ना। ठीक है, तो हम पर एनम बेसिस पर काम करते हैं। पर एनम बेसिस पर अगर हम काम करेंगे तो रेंट का खर्चा कितना है। सर रेंट का खर्चा जो लिखा हुआ है ना वो 8 लाख रुपए एक महीने का लिखा हुआ है। एक साल में आजकल 12 महीने चल रहे हैं, तो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी कि फिक्स कॉस्ट का अमाउंट 9.6 मिलियन होगा। ये कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट है, ये रेंट वाली फिक्स कॉस्ट है। इसके बाद सामने सामने जो फिक्स कॉस्ट नजर आ रही है, आसानी से ट्रेस हो रही है, वो उठा लें। अगली हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है, अगर हम पॉइंट 1 देखें, पॉइंट 1 की फिक्स कॉस्ट अकाउंट फॉर कर ली। पॉइंट 2 में उसने बोला था कि जो प्रोडक्ट वाई की लेबर की कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट है। तो हम यहाँ पर लेबर लिखते हैं। अच्छा अब वो कैसे आएगी, गौर से सुनिएगा। लेबर की जो प्रोडक्ट एक्स की जो आपके पास लेबर की कॉस्ट लिखी हुई है ना, वो 100 रुपीज लिखी हुई है एक यूनिट की। ठीक है ना। और आगे यहाँ पर आर्ली रेट भी लिखा हुआ था कि एक्स को जो लेबर को हम पेमेंट करते हैं वो 1 घंटे के 250 करते हैं। देखिए हमारा मकसद क्या है, आप अपना मकसद ना भूलें। क्या आवर्स और यूनिट्स और कितने आवर्स एक्स को बनाने में लगते हैं, इससे हमें कोई फायदा होगा। हमें क्या ढूंढना है, सर हमें फिक्स कॉस्ट ढूंढनी है। फिक्स कॉस्ट में अभी कौन सी कॉस्ट ढूंढ रहे हैं, लेबर की कॉस्ट ढूंढ रहे हैं। लेबर की कॉस्ट ढूंढ रहे हैं, हमारे पास पर यूनिट लेबर की कॉस्ट दी हुई है, एक यूनिट पर कितने रुपए का लेबर लेबर लगता है। हाँ सर दी हुई है, एक यूनिट जो प्रोडक्ट एक्स का बनता है उसमें 100 रुपए का लेबर लगता है। और कितने यूनिट्स एक्स के जो है वो बनाएंगे, हम 1,20,000 यूनिट्स बनाएंगे। तो सीधी सीधी सी क्या है, ये बात नहीं हो सकती कि मैं 100 को 1,20,000 से मल्टीप्लाई कर दूं। 100 को जब मैं 1,20,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक यूनिट की कॉस्ट मल्टीप्लाइड पे जितने यूनिट्स है उसकी कॉस्ट, तो हमारे पास 12 मिलियन आ जाएगा, या हमारे पास टोटल लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। अब उसने एक यूनिट आधे घंटे में बनाया, 1 घंटे में बनाया, 10 घंटे में बनाया, 100 घंटे में बनाया। 1 घंटे के वो 50 रुपए लेता था, 100 रुपए लेता था, इट इज इरेलीवेंट फॉर अस। इसलिए क्योंकि देखिए लेबर की पर यूनिट कॉस्ट आई कैसे होगी। लेबर की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ऐसे आई होगी कि जो टोटल लेबर कॉस्ट होगी ना, लेबर की जो टोटल कॉस्ट होगी, इसको आपने नंबर ऑफ यूनिट से किया होगा डिवाइड। तो आपके पास लेबर कॉस्ट पर यूनिट आई होगी, ऐसा ही है ना। अब अगर आपको लेबर की कॉस्ट ढूंढनी है, अगर आपको लेबर की कॉस्ट ढूंढनी है तो आप क्या करोगे, आप लेबर पर यूनिट की जो वैल्यू है उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। लेकिन सर मुझे बहुत मस्ती है, मुझे बहुत मस्ती है, मुझे आर्ट्स जो है ना उसको कुछ करके यूज करना ही है। तो भाई बड़ी ख्वारी हो जाएगी। ख्वारी इस तरह से हो जाएगी कि देखें, हम एक्स के लेबर को 1 घंटा काम करने के 250 रुपए देते हैं। ठीक है, 250 रुपए देते हैं।
अच्छा, 250 रुपये पर आवर है। हाँ सर, 250 रुपये पर आवर है। 250 रुपये पर आवर है, 1 घंटे के 250 रुपये। ठीक है जी। अच्छा, ऊपर ये भी लिखा हुआ है ना कि 1 यूनिट कितनी देर में बनता है। हाँ, 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर 100 रुपये लेता है। इसका मतलब लेबर 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे काम करता होगा। 100 को 250 से डिवाइड कर दो। 100 को 250 से डिवाइड कर दो। 0.4 आवर्स काम करता होगा। अच्छा, फिर 120 यूनिट्स, 1,20,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने घंटे काम हुआ होगा। 1,20,000 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो। 1,20,000 को 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 48,000 आवर्स बनते हैं। अच्छा, अब जब आवर्स आ गए तो 48,000 आवर्स को 250 से मल्टीप्लाई कर दो। 48,000 आवर्स के 250 रुपए के हिसाब से पैसे बनते हैं 12 मिलियन। कोई फायदा हुआ। कोई फायदा हुआ। कोई फायदा हुआ नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। आवर्स ढूंढे, फिर टोटल आवर्स ढूंढे, फिर आर्ली रेट से मल्टीप्लाई किया, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला, वहीं पहुंचे आप। ठीक है। तो लॉजिकली भी समझिएगा कि इन दोनों के आंसर क्यों सेम आए। लेकिन पेपर में आपने ये हरकतें नहीं करनी है, पेपर कंप्लीट करना है। ये सवाल 16 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसी मस्तियों से सवाल हो जाएगा, लेकिन 16 नहीं, 26 मिनट में, 36 मिनट में होगा। और आगे वाले सवालों पर इम्पैक्ट जाएगा। तो ऐसा आप करिएगा नहीं पेपर में। लेकिन मैंने बोला ना, किसी को मस्ती है कि नहीं उसको लेबर आवर्स यूज करने, तो मैंने उसको सिखा दिया कि भाई 1 यूनिट कितनी देर में बनता है वो कैलकुलेट करो, सारे यूनिट कितनी देर में बने वो कैलकुलेट करो। अब क्योंकि ये आवर्स है तो उसको आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर पे पहुंचोगे। खैर, वापस आ जाते हैं। ठीक है जी, यहां तक दो चीजें अच्छे से क्लियर करें, फिर आगे बढ़े। अब हम आते हैं अगले खर्चे पर। अब हम आ जाते हैं फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स पर। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स पर, ये जो ऊपर आपके पास सवाल में लिखे हुए हैं, तो आपके पास किस तरह से ये आ सकते हैं। 60 फैक्ट्री ओवरहेड्स की वैल्यू है, इसका 40%, इसका 40% फिक्स्ड है, क्योंकि 60% अगर वेरिएबल है तो बचा हुआ 40% फिक्स्ड हुआ। मल्टीप्लाइड बाय एक्स के कितने यूनिट्स हैं, 1,20,000। अच्छा, फिर वाई के लिए 60, अगेन इत्तेफाक से दोनों के फैक्ट्री ओवरहेड्स की वैल्यू सेम है। तो 60 का 40% वाई के 1 यूनिट में जाने वाली फिक्स कॉस्ट, मल्टीप्लाइड बाय 1,60,000, मल्टीप्लाइड बाय 160,000। तो 60 × 0.4 × 120,000 प्लस 60 × 0.4 × 160,000, ये बन जाता है 6,720,000। ठीक है जी। 6,720,000। मैंने दोनों के फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो एक साथ ऐड कर लिख लिए। अगर आप चाहो तो आप जो है ना वो इनको अलग अलग भी लिख सकते हो। अलग अलग लिखते हैं ना तो 2,880 और 3,840 आ रहा होता है। बहरहाल मैंने साथ लिख लिया, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कोई फिक्स कॉस्ट और है। हाँ, ये 6 लाख रुपए की एडमिन की कॉस्ट है। 6 लाख रुपए की एडमिन की कॉस्ट भी एक फिक्स कॉस्ट है। तो यहाँ पर हम एडमिन की कॉस्ट लिखते हैं। एडमिन की कॉस्ट 1 महीने की 6 लाख। 1 महीने की 6 लाख। तो 12 महीने की कितनी हुई, 12 से कर दो मल्टीप्लाई। 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12, ये आ जाता है 7.2 मिलियन। यह आ जाता है 7.2 मिलियन। 7,200,000,000। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल कॉस्ट 9600,1,200,000, 6,720,7,200, ये बन जाती है 3,5,520,000। 3,5,520,000। हमें ढूंढना क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फिक्स कॉस्ट ढूंढनी थी, फिक्स कॉस्ट हमने ढूंढ ली। अब हमें क्या ढूंढना है, सी एस रेशियो ढूंढना है। अच्छा, यहाँ पर कंपनी दो प्रोडक्ट्स बना रही है, एक प्रोडक्ट नहीं बना रही है। तो कंपनी का जो सी एस रेशियो निकलेगा, उसके लिए हमें ये भी देखना होगा कि रेशियो क्या चल रहा है। तो अब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक्स और वाई। हम अब अगली अगली जो अपनी वर्किंग कर रहे हैं ना वो सी एस रेशो के लिए कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस लिखते हैं। इसकी 500 रुपये है, इसकी सेलिंग प्राइस 400 रुपये है। इसमें से सारी वेरिएबल कॉस्ट जो है उनको माइनस करना है। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल है, मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ, आप पेपर में पूरा मटेरियल लिखेंगे। ये 200 रुपये का माइनस किया, मैं पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ढूंढने की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर ये 180 माइनस किया। लेबर लिखते हैं। यहाँ पर एक्स का जो लेबर है वो तो एक फिक्स कॉस्ट है, बस सिर्फ यूनिट्स पे डिवाइड कर कर उसने यहाँ पर आंसर दिया हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं था कि लेबर पर यूनिट पैसे लेता था, वो तो सिर्फ यूनिट से डिवाइड कर कर इसने यहाँ पर एक फिक्स कॉस्ट को यूनिट पे डिवाइड करके लिख दिया था। वाई के लिए 90 रुपये है। अच्छा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करते हैं तो 60 का 60% आएगा दोनों केसेस में।
जो कि मेरे ख्याल में 36 और 36 बनता है। 60 का 60% 36 बनता है ना, बिल्कुल 36 बनता है। ठीक है जी। तो ये 36 रुपए की कॉस्ट आ गई। उसके बाद कौन सी कॉस्ट है? उसके बाद कमीशन है। कमीशन है, कमीशन कितना है? कमीशन जो है ना वो 5% के हिसाब से है। आप ब्रैकेट में पूरी बात लिखेंगे, 500 इंटू 5%, और फिर 400 इंटू 5%। तो 500 इंटू 5% कितना हो गया? 25 हो गया। या आपने वर्किंग शो करनी होंगी। और 400 इंटू 5% क्या हो गया? 400 इंटू 5% जो है वो 20 हो गया। ठीक है ना। आप ब्रैकेट में लिखेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाय 5%, फिर 400 मल्टीप्लाइड बाय 5%, पूरी पूरी बात लिखेंगे एग्जामिनर को बताने के लिए कि ये वैल्यूज कैसे है और कहाँ से आई, इसके मार्क्स होंगे। अच्छा, उसके बाद और कोई खर्चा था? एक डिलीवरी का खर्चा भी था ना। डिलीवरी 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 गुड्स की डिलीवरी का खर्चा था, पर यूनिट 10 रुपए, 10 रुपए। ठीक है जी। ये डिलीवरी का खर्चा था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्सपेंस था। तो हम एक काम करते हैं कि इन सबको माइनस कर कर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 माइनस 200 माइनस 36 माइनस 25 माइनस 10, ये आता है 229। और 400 माइनस 180 माइनस 90 माइनस 36 माइनस 20 माइनस 10, यह आता है 64। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सी एस रेशो के लिए क्या हो सकता है? देखिए, आपके पास यूनिट्स के बिकने का एक रेशो है एक्स और वाई का, और वो रेशो क्या है? 3:4 का। ठीक है। सेलिंग प्राइस है इन दोनों की 500 और 400, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो आपने कैलकुलेट करी है वो 229 है और 64 है। ठीक है। और फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट भी आपने कैलकुलेट कर ली ना। 35,520,000, 35,520,000। अब इस सवाल को आगे फर्दर सॉल्व करने के दो पॉसिबल तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप कंपनी का पहले तो सी एस रेशो निकाल लो। अगर आप पूरी कंपनी का सी एस रेशो निकालोगे तो आप बोलोगे कि भाई मैं अगर 7 यूनिट्स बेचता हूँ, 7 यूनिट्स बेचता हूँ, ऊपर कंट्रीब्यूशन नीचे सेल्स रेवेन्यू, ऊपर 7 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन नीचे 7 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू। आप बोलोगे अगर 7 यूनिट बेचता हूँ, 3 यूनिट्स एक्स के होते हैं जिसकी कंट्रीब्यूशन 229 के हिसाब से होती है, 4 यूनिट्स वाई के होते हैं जिसकी कंट्रीब्यूशन 64 के हिसाब से होती है। और जब मैं 7 यूनिट्स बेचता हूँ तो 3 यूनिट्स जो है वो एक्स के होते हैं जो 500 के हिसाब से बिकते हैं, और 4 यूनिट्स वाई के होते हैं जो 400 रुपए के हिसाब से बिक रहे होते हैं। तो इस तरह से आप पूरी कंपनी का सी एस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। 3 इंटू 229 प्लस 4 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 500 प्लस 4 इंटू 400, और इसको 100 से मल्टीप्लाई किए, ये तकरीबन 30.42% आ रहा है। 30.42% कंपनी का सी एस रेशियो है। सर हमने यहाँ पर ये जो आपके पास रेशियोज थे 3:4 के, ये क्यों यूज किए? जब कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचती है उस केस में ये रेशियो यूज करना पड़ता है, इस चीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए कि दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं बिक रही हैं, वाई ज्यादा बिकते हैं, एक्स कम बिकते हैं। अब आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू पूरी कंपनी का निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट को आप कंपनी के सी एस रेशो से डिवाइड कर दें। तो 35,520,000 डिवाइडेड बाई 30.42%। 35,520,000 डिवाइडेड बाई 30.42%, यह आ जाता है आपका 116,765, 116,765, 116,765, 286। ठीक है, मैंने राउंडिंग ऑफ नहीं करी, ये वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट है, थाउजेंड्स में या मिलियन में नहीं है। ये कंपनी का सेल्स रेवेन्यू है। ढूंढना क्या था? कैलकुलेट टोटल सेल्स वैल्यू एट विच ईआईएल इज एक्सपेक्टेड टू ब्रेक इवन, ये आ गया आपके पास, अलोंग विद दी प्रोडक्ट वाइज सेल्स क्वांटिटी। और फिर आपको प्रोडक्ट वाइज सेल्स क्वांटिटी भी बतानी है। अब प्रोडक्ट वाइज सेल्स क्वांटिटी कैसे आएगी? देखें, आप अगेन देख लेंगे, जो मेरा तरीका है वो ये है कि भाई मैं एक देख लेता हूँ, एक पैकेट का सेल्स रेवेन्यू कितना है। एक पैकेट का मतलब ये है, एक पैकेट का अगर सेल्स रेवेन्यू निकालें तो उसका मतलब ये है कि 3 यूनिट जब एक्स के बिकेंगे 500 500 500 वाले, तो 4 यूनिट्स वाई के बिकेंगे 400 400 400 वाले। यानी कि अगर 7 चीजें बिकेंगी, अगर 7 चीजें बिकेंगी तो 3 एक्स की होंगी
और 4 चीजें वाई की होंगी और इसका टोटल सेल्स रेवेन्यू 3100 होगा। इसके बाद आप क्या करो, आप 116765286 को डिवाइड कर दो 3100 से, आपको नंबर ऑफ पैकेट्स मिल जाएंगे 116765286 डिवाइडेड बाई 3100। तो ये तकरीबन कितने पैकेट्स बनते हैं भाई, ये बन रहे हैं 37,666 पैकेट्स। ठीक है जी, 37,666.22 कर लेते हैं, 0.22 पैकेट्स बन रहे हैं। ठीक है ना। अब आपको ढूंढना क्या है कि कितनी सेल्स की क्वांटिटी होगी एक्स की और वाई की। तो अगर हम एक्स की क्वांटिटी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पैकेट्स 37,666.22 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 37,666.22 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये तकरीबन आ रहा है 112,999। ठीक है तकरीबन। अच्छा, आपका आंसर थोड़ा सा 112,999 10-15 यूनिट्स ऊपर नीचे आ सकता है राउंडिंग ऑफ की वजह से, कोई मसले की बात नहीं है। वाई की जब हम बात करेंगे तो 37,666.22 पैकेट्स हैं, और हर पैकेट में 4 अगर वाई होंगे तो 37,666.22 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर कर ये आ जाएगा 150,665। ठीक है जी, 150,665 यूनिट्स। सही है ना। आपने ये देख लिया कि अगर 7 यूनिट्स बिकते हैं तो उसका सेल रेवेन्यू क्या होगा, टोटल सेल रेवेन्यू को उससे डिवाइड किया। अब ये 7 यूनिट्स वाले पैकेट्स आ गए कि 7 चीजें कितनी बार बिकेंगी। हर एक पैकेट में 3x होंगे और हर एक पैकेट में 4y होंगे। ये तरीका मैंने अपने बेसिक लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस किया। अच्छा, ये तो एक तरीका था इस सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, व्हाट इफ के हम कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट को CS रेशियो से डिवाइड नहीं करते। अब मैं एक्स्ट्रा का काम कर रहा हूं आपकी सिर्फ नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। आप ऐसा भी कर सकते थे, फिक्स कॉस्ट को सेल्स रेवेन्यू पर पैकेट से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाता कि ब्रेक इवन करने के लिए हमें सेल्स के कितने पैकेट्स बेचने पड़ेंगे। सर वो कैसे करते, 35,520 000 डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू पर पैकेट, जो कि आपने 3100 कैलकुलेट किया। इससे क्या आता, 35,520 डिवाइडेड बाई 3100, ये आ जाते हैं आपके पास 11,458.06। 11,458.06। अच्छा सॉरी सॉरी, कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से डिवाइड करना है, कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से, कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से, सेल्स रेवेन्यू नहीं, कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स आएंगे ना। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर पैकेट कैसे आएगी, कंट्रीब्यूशन पर पैकेट सिंपली इस तरह से आ जाएगी कि 3 चीजें बिकती हैं 229 वाले कंट्रीब्यूशन की, तो 4 चीजें बिकती हैं 64 के कंट्रीब्यूशन वाली। 3 into 229 प्लस 4 into 64, और फिर आप टोटल 35,520,000 को डिवाइड कर दें 943 से, तो ये आता है 37667। 37667.02 है, तो 37667 यूनिट्स कह लेते हैं, 37 पैकेट्स कह लेते हैं। ठीक है ना। इतने पैकेट्स होंगे ना, इतने पैकेट्स होंगे, इतने पैकेट्स होंगे, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होगा। आप देखें कि ये यही वाली वैल्यू है, हम इस वैल्यू में और इसमें कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा जो फर्क है वो राउंडिंग ऑफ की वजह से है। अगर कोई ऐसा सवाल होता है जिसमें राउंडिंग ऑफ एरर ना हो तो ये दोनों बिल्कुल सेम आते हैं। तो ये दूसरा तरीका है जिसमें आप फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से डिवाइड करते हैं। जब आप कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से डिवाइड करेंगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स आएगा। ये 37667 पैकेट्स है, ये 37667 पैकेट्स है। ठीक है। आपका पहला सवाल क्या था, पहला सवाल ये था कि आपकी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कितने सेल्स रेवेन्यू पर अचीव होगा। तो अब आप इसको, इन पैकेट्स को यानी कि 37667 को सेल्स रेवेन्यू पर पैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि आपका स्टेप नंबर 2 इस मेथड में होता कि ये 3100 कैलकुलेट करते, इसको आप मल्टीप्लाई करते, तो 37667 मल्टीप्लाइड बाई 3100 आप आ जाते 116,767,700 पर। अगेन इन दोनों में राउंडिंग ऑफ के अलावा किसी चीज की वजह से फर्क नहीं आ रहा। राउंडिंग ऑफ की वजह से 2 3 4 5 10 15 हजार का फर्क आ सकता है,
लेकिन ये दूसरा मेथड होता। तो मेथड नंबर वन क्या होता, रिकॉल करता हूँ। मेथड नंबर वन ये होता कि कंट्रीब्यूशन सी एस रेशो ढूंढा, सी एस रेशो ढूंढकर फिक्स कॉस्ट को सी एस रेशो से डिवाइड किया, तो हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आ गया पूरी कंपनी का। मेथड नंबर टू ये होता है कि कंट्रीब्यूशन पर पैकेट ढूंढ लेते और फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से डिवाइड करते, तो नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाते। और फिर एक पैकेट का सेल्स रेवेन्यू जो आपने कैलकुलेट किया है उससे अगर मैं नंबर ऑफ पैकेट्स को मल्टीप्लाई करता तो पूरी कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू होना चाहिए वो आ जाता। आगे वाला काम सेम होता, यानी कि यहाँ पर भी आपने पैकेट्स को यूनिट से मल्टीप्लाई कर कर और इंडिविजुअली क्वांटिटीज ढूंढनी है एक्स और वाई की। यहाँ पर भी आपके पास पैकेट थे तो इसको 3 से एक बार और एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर कर यूनिट्स को ढूंढते। वापस से सवाल रीड करते हैं, लिखा हुआ था कैलकुलेट दी टोटल सेल्स रेवेन्यू अमाउंट एट विच EIL इज एक्सपेक्टेड टू ब्रेक इवन। इसका जवाब क्या है सर? इसका जवाब ये है, या इस मेथड से ये है। और दूसरा क्या लिखा हुआ था, अलोंग विद दी प्रोडक्ट वाइज सेल्स क्वांटिटी, और हर प्रोडक्ट की कितनी कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी, उसका जवाब ये है। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से। सवाल को दोबारा से देखें, सॉल्व करें, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। आपसे ये सवाल अच्छे से होना चाहिए अगर सीवीपी और ब्रेक इवन के अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके पास हासिल हैं। क्योंकि मैं समझाते समझाते कर रहा था तो मुझे टाइम लगा है, लेकिन आइडियली 9 मार्क्स का क्वेश्चन 16 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है जी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।